नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का भौतिक विज्ञान की इस ऑनलाइन क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। नया टॉपिक विद्युत धारा। दैनिक जीवन में विद्युत धारा का जो इम्पोर्टेंस है आप सभी जानते ही हैं। विद्युत धारा के बिना अपनी लाइफ है ना एक अधूरी सी हो गई है। एक दिन इंसान का विद्युत धारा के बिना रहना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं कि विद्युत धारा के बिना एक दिन भी रहना इम्पॉसिबल है। लाइट नहीं आ रही तो अपन सोचते लाइट नहीं आ रही, क्या करें क्या करें क्या करें क्या। जितना इम्पोर्टेंस विद्युत धारा का है ना अपनी लाइफ में, उतना ही इम्पोर्टेंस विद्युत धारा के पढ़ने का है। विद्युत धारा के पढ़ने का इनडायरेक्टली रूप से मैं बोलूं तो पढ़ने का इम्पोर्टेंस है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा मतलब पढ़ाई। आपके पास में मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, बीए की, बीएससी की, एमएससी की, वो शिक्षा नहीं है, वो एक कागज का टुकड़ा है। शिक्षा है कि आपको आता क्या है। और एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि इन दिनों शिक्षा का कोई महत्व रहा ही नहीं। क्लासें जंप करने में रहा है। 10th से प्रमोट हो गए 11th में आ गए, 11th से प्रमोट हो गए 12th में आ गए, 12th से आगे कॉलेज में पहुंच जाएंगे। एजुकेशन का तो कोई सेंस ही नहीं रहा। और ये भी बहुत दुख की बात है कि अधिकतर विद्यार्थियों और अभिभावकों की ये रहा है कि यार प्रमोट हो ही जा रहे हैं, प्रमोट हो जा रहे हैं। पढ़ने में तो इसका तो इंटरेस्ट नहीं रहा कि अपने को आना भी चाहिए। अपने को ज्ञान कितना मिल रहा है, जिससे अपन अपना फ्यूचर कितना ब्राइट बना पाएंगे, अपना कितना करियर बना पाएंगे, उस पर फोकस नहीं है। हाँ, बस अपन तो आगे पहुंच जाएं 10th से 11th में, 11th से 12th में, 12th से। बहुत ही कम गार्जियन सोच पा रहे हैं कि यार इनको आ तो कुछ ही नहीं रहा। बहुत कम गार्जियन से बहुत कम विद्यार्थी जो ये सोच पा रहे हैं। मेरा सबसे यही कहना है, सबसे यही निवेदन है कि ये आपने 12th की मार्क्स ले लिया, आपने 10th की मार्क्स ले लिया, आपने ग्रेजुएशन की मार्क्स ले ली, वो मायने नहीं रखता। आप कितना सीख पा रहे हैं। एक छोटा सा छोटा काम लेते हैं कि ठीक है आप लोग आगे इन फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको क्या ये जो अभी पढ़ना है, आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, 8th में पढ़ रहे हो, क्या वो चीज़ें आपको नहीं आए काम में आइए आगे। अगर आप ठीक है गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं, प्राइवेट फील्ड में मेरी तरह टीचर ही बन गए, तो जब आपने खुद नहीं पढ़ा तो आप आगे जाके क्या पढ़ा पाओगे। जब आपने खुद नहीं पढ़ा कोई चीज़, कोई टॉपिक, ये विद्युत धारा टॉपिक 10th क्लास की साइंस में था, पिछली बार कोरोना की वजह से सिलेबस में से हटा दिया गया। अगर किसी विद्यार्थी ने ये पढ़ा ही नहीं तो वो आगे क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ा पाएगा, आगे नहीं पढ़ा पाएगा। बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये जो कितनी मुश्किलों का सामना आगे फ्यूचर में करना पड़ेगा, शायद विद्यार्थी और उनके अभिभावक अभी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। और जब समझ पाएंगे ना तब बहुत देर हो पाएगी। हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि हाँ समय खराब है, समय हमारे अनुकूल नहीं है, ठीक है ऑफलाइन नहीं पढ़ा पा रहे हैं तो अपन ऑनलाइन पे फोकस करें, ऑनलाइन पढ़ाने पे फोकस करें, जैसे पढ़ा पा रहे हैं वैसे फोकस करें। आज से है ना स्टार्टिंग हुई है स्कूल में 2 घंटे की ऑफलाइन क्लास की, लेकिन आज का जो परिणाम मैंने देखा, विद्यार्थियों का रुझान देखा कि 50% स्टूडेंट भी क्लास में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि पढ़ने का रुझान ही नहीं है। सोचने के भी तो 2-4 दिन बाद में चलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के बिना, जैसे ये लाइट के बिना लाइफ अधूरी ना, वैसे पढ़ाई के बिना भी लाइफ अधूरी नहीं कर पाएंगे। और यही वजह है कि हम लोग आज भी बहुत पीछे हैं। यही वजह है कि हम लोग आज भी बहुत पीछे हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ाई को सिर्फ 90% विद्यार्थी पढ़ाई को आज भी फॉर्मेलिटी के तौर पर चलाते जा रहे हैं। बस अपने को 12th पास करनी है इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, अपने को लाइफ बनानी है, अपने को करियर बनाना है इसलिए पढ़ रहे हैं। और अभी तक भी हमने पूरा फोकस किया है कि विद्यार्थियों का करियर बने, लेकिन अब ये जो पिछले 3-4 महीने मिले बैठ के सोचने के, उसमें इतना सोचा गया कि अब जो पढ़ाई होगी उसकी हमारी संस्था के अंदर डायनेमिक स्कूल ऑफ साइंस के अंदर जो पढ़ाई होगी ना, वो आपके करियर को बहुत ही जल्दी बिल्ड कर देगी।
कैसे होगी वो पूरी प्लानिंग मैंने कर रखी है, और जैसे इस क्लासेस स्टार्ट होगी उसके ऊपर जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और वो पढ़ाई जो किताबी ज्ञान है उसके अलावा एडिशनल ज्ञान आपको बहुत ही मिलेगा, वो आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। आते हैं अपन टॉपिक के ऊपर, विद्युत धारा। जैसा कि मैंने बताया कक्षा 10 में वो टॉपिक था लेकिन वो हटा दिया गया, तो जो कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं वो दोनों ही विद्यार्थी इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। विद्युत धारा, शुरुआत करते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश अपन ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन के पास में आवेश जो होता है वो कितना होता है? -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है +1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। जब ये आवेश किसी तार में से प्रवाहित होगा, चालक में से, ये आवेश जब किसी चालक में से प्रवाहित होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तारों में बिजली दौड़ रही है, इसका मतलब क्या है? आवेश दौड़ रहा है। इसी तार में बिजली दौड़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आवेश दौड़ रहा है, आवेश का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, आवेश यहां से चल के इधर जा रहा है तब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे सबसे अपना जो पहला हेडिंग रहेगा वो रहेगा विद्युत धारा। इसमें लिखेंगे आप आवेश का प्रवाह है, आवेश का प्रवाह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे यदि किसी चालक तार से स्मॉल t समय में कैपिटल Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा तो क्या डेस लगा के छोड़ देंगे। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे विद्युत धारा I बराबर Q/T, I बराबर Q/T। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर, सामने लिखा हुआ एम्पियर होता है। ठीक है, अब एम्पियर किसके बराबर आ रहा है वो देख लीजिए। एम्पियर बराबर Q यानी आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, तो कूलाम पर सेकेंड। एम्पियर बराबर क्या होता है? कूलाम पर सेकेंड। और इसका जो वीमा या वीमीय सूत्र रहेगा वो रहेगा m0 l0 t0 a1। ये इसकी वीमा या वीमीय सूत्र है, m0 l0 t0 a1। ठीक है, विद्युत धारा एक मूलभूत राशि है, मुख्य राशि है जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। I बराबर Q/T, ये इसकी विद्युत धारा की परिभाषा है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं वो आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब अपन आप आगे बढ़ते हैं, इसको समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे किसी चालक तार से 5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 10 सेकंड का समय लगता है। किसी चालक तार से 5 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 10 सेकंड का समय लगता है। तार से प्रवाहित धारा का परिकलन कीजिए। तो Q बराबर तो क्या है? 5 कूलाम है। T बराबर क्या है?
10 सेकंड है। अब I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, Q बटे में 10 मतलब क्या आ गया 0.5 एम्पियर। तो प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आ गई, 5 एम्पियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी चालक तार से 10 सेकंड के लिए 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। किसी चालक तार से 10 सेकंड के लिए 2 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। I बराबर 2 एम्पियर प्रवाहित की जाती है। चालक तार से प्रवाहित होने वाला आवेश परिकलित कीजिए। आवेश मतलब Q ज्ञात करना है। अब देखो I बराबर क्या होता है, Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो गया, I इंटू टी। अब I की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर, T की वैल्यू क्या है 10, तो 10 दाए 20 गुलाम। आवेश का मान कितना आ गया, 20 गुलाम आवेश आ गया। अगर किसी चालक तार से 2 एम्पियर धारा को 10 सेकंड के लिए प्रवाहित किया जाता है तो 20 गुलाम आवेश प्रवाहित हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। किसी चालक तार से 10 सेकंड के लिए 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। T बराबर 10 सेकंड। 10 सेकंड के लिए 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। 10 सेकंड के लिए 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। 5 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। सबसे पहले तो I बराबर Q अपॉन टी से Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। I की वैल्यू कितनी है 5, T की वैल्यू कितनी है 10, 50। Q बराबर क्या आ गया 50 गुलाम। Q बराबर क्या आ गया 50 गुलाम। ठीक है। अब Q बराबर क्या होता है Ne। तो यहाँ से ये पढ़ा हुआ है क्या पन्ना, Q बराबर Ne। Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। यहाँ से N बराबर क्या आ जाएगा Q अपॉन E। Q का मान कितना है 50 और E का मान कितना है, E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। सोल्व करेंगे 50 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात 19। ठीक है। पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। 500 बटे में 16 गुणा 10 की घात 19 भाग देंगे 4 से, कट रहा है 4 125। तो आ गया N बराबर आ गया 125 बटे में 4 गुणा 10 की घात 19। फिर भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर 1 2 5, 31.25 गुणा 10 की घात 19। N बराबर आ गया 31.25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर चालक तार से 5 एम्पियर धारा को अगर 10 सेकंड तक प्रवाहित कर दिया जाएगा ना, तो इतने इलेक्ट्रॉन 31.25 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे, तब इतनी धारा प्रवाहित होगी। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का, अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। किसी चालक तार से 5 सेकंड तक 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाती है। किसी चालक तार से 5 सेकंड तक
3 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। सबसे पहले I बराबर Q/T से, तो ये Q बराबर क्या आ गया, IT आ गया। Q बराबर I 3 T 5 बराबर क्या आ गया, 15 कूलाम। Q बराबर क्या आ गया, 15 कूलाम। जब Q बराबर 15 कूलाम आ गया तो Q बराबर क्या होता है, NE। N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। Q की वैल्यू क्या है 15 और E की वैल्यू क्या है 1.6 गुना 10 की घात -19। 15 बटे में 1.6 गुना 10 की घात 19, ये आ जाएगा 15 पॉइंट आगे 0, 150 बटे में 16 गुना 10 की घात 19। N बराबर 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 75 बटे में 8 गुना 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन, जो भी आएगा सोल्व करने पर। तो अगर किसी चालक तार से 5 सेकंड तक 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाएगी तो 75 बटे में 8 गुना 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। यह आएगा कितना आएगा, 8 9 72, 9 पॉइंट, फिर बच गए 3, 8 2 16, 8 3 24, 3 6 0, 8 2 7 56, 9.375 गुना 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जब इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के इधर पहुंचेंगे ना, तब जाके इस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत इधर की तरफ कितनी एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी, 3 एम्पीयर धारा प्रवाहित होगी 5 सेकंड के लिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन लीजिए, ये इसका मैंने बताया नहीं आप लोगों को। धारा प्रवाह की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन इधर प्रवाहित हो रहा है तो धारा प्रवाह है इसके क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा। धारा प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के, ऋणावेश के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। तब तक क्वेश्चन करते रहेंगे तब तक, और जब तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। किसी विद्यार्थी की ये डर बैठा हुआ है कि मेरे को फिजिक्स नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, आएगी, उसको आनी पड़ेगी, गारंटी है समझ में आने की। बस आप लोगों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन मैं करवाऊँ ना उतने क्वेश्चन आप लोगों को करने पड़ेंगे। लिखिए क्वेश्चन। किसी चालक तार से 10 सेकंड के लिए 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। 10 सेकंड के लिए 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। चालक तार से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। I बराबर Q/T, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो गया, IT। I की वैल्यू क्या है 2, T की वैल्यू क्या है 10, Q बराबर 20 कूलाम। Q बराबर क्या हो गया 20 कूलाम। फिर क्या, Q बराबर NE, N बराबर Q/E, और Q की वैल्यू क्या है 20 बटे में E। देखिए मैं अब क्यों कर रहा हूँ, ये 20 गुणा 1 बटे में E, ये कर दिया। एक शॉर्ट ट्रिक है, 1 बटे में E, इसका मान 6.25 गुणा 10 की घात 18 होता है। 1 बटे में E का मान क्या होता है 6.25 गुणा 10 की घात 18। आप लोगों को याद हो तो पहले चैप्टर पर ने किया था, कर लेते हैं एक बार। 1 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये हो गया 1 बटे में 1.6 गुणा 10 की घात 19, पॉइंट हटा के 10 लगा दिया। 10 बटे में 16 गुना 10 की घात 19 को लिख दिया, 10 गुना 10 की घात 18 लिख सकते हैं क्या ये? 10 का मतलब 10 की घात 1 हो गया, 10 की घात 1 और 10 की घात 18 कितना, 10 की घात 19 हो गया वापस। इस 10 की घात 1 को इससे गुना कर दो तो कितना आ जाएगा 100 बटे में 16 गुना 10 की घात 18। अब 100 में 16 का भाग देंगे या फिर 4 से काट लो पहले,
ये 4 और ये कितना 25, 25 बटे में 4 गुणा 10 की घात 18, 25 बटे में 4, 25 में भाग दो 4 का, कितने बार गया पहले 6 चौका 24, 6 बार गया 6.25 हो जाएगा, 6.25 गुणा 10 की 18, भाग देखिए आप देख सकते हैं, भाग देखिए आप लोग देख सकते हैं कि ये आएगा 25 में 4 का भाग देंगे तो 6.25 आएगा गुणा 10 की घात 18, मतलब 1 बटे में ई का मान कितना हो गया 6.25 गुणा 10 की घात 18 हो गया। ये आप लोगों को अब याद ही कर लेना है, पहले तो मैं आपको कैलकुलेशन समझा रहा था डायरेक्ट मेथड से, अब अपने को डायरेक्ट याद ही करना है कि 1 बटे में ई का मान कितना होता है 6.25 गुणा 10 की घात 18। यहाँ पे ई कौन सा है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। ई क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण, ये है ई। तो ये क्या आ जाएगा अब 20 गुणा 1 बटे में ई, मतलब कितना 6.25 गुणा 10 की घात 18। ठीक है, अब ये 20 है, 20 का मतलब 2 गुणा 10 है, 20 का मतलब क्या 2 गुणा 10, क्लियर। फिर 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब देखो मैंने इसको ये ऐसा क्यों लिखा है वो क्लियर हो जाएगा अभी आप लोगों का। ऐसा इसलिए लिखा है 2 गुणा 10 गुणा 6.25 गुणा 10 की घात 18। अब इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 2 गुणा 6.25 गुणा 10 की घात 18 और प्लस 1, 10 की घात 1 है ना, ये 18 कितना हो गया 10 की घात 19, और 2 गुणा 6.25 ये कितना आ गया, ये आ गया 12.50। पॉइंट के बाद में जीरो का कोई सेंस नहीं है तो आप लिख सकते हैं 12.5 गुणा 10 की घात 19, इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। 12.5 अगर 10 सेकेंड तक 2 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाएगी तो 12.5 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। क्वेश्चन लिखिए अब आगे। ये आप लोग सोच रहे हैं बार बार एक ही टाइप क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, एक ही टाइप क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं कि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। जो कई विद्यार्थियों का जो डर है ना, जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़ रहे हैं फिजिक्स पहले से, उनका डर तो डर नहीं रहेगा ये न्यूमेरिकल्स का और आगे भी नहीं रहेगा। लेकिन जो विद्यार्थी कई विद्यार्थियों की मेंटलिटी बैठी हुई कि न्यूमेरिकल्स तो करने ही नहीं है अपने को, बहुत टफ होते हैं, क्योंकि वो एक न्यूमेरिकल को एक बार देख लिए या एक टाइप के न्यूमेरिकल को एक को टॉपिक आया उसका एक न्यूमेरिकल कर लिया, बात खत्म। ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो डर कभी दूर नहीं होगा आपके न्यूमेरिकल्स का। न्यूमेरिकल्स का डर आपको दूर करना है ना, तो एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार बहुत सारे करने पड़ेंगे, जैसे अभी अपन कर रहे हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, दिमाग में फिट हो जाएगा और आप लोग न्यूमेरिकल से दूर नहीं भागेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन। किसी चालक तार से 5 सेकंड के लिए 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। किसी चालक तार से 5 सेकंड के लिए 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित की जाती है। चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। चालक से प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, करते हैं। I बराबर क्या होता है Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो गया I इंटू टी। Q बराबर I का मान 5, T का मान 5, तो Q बराबर क्या आ गया 25 कूलाम। Q बराबर क्या आ गया 25 कूलाम। अब देखो Q बराबर क्या होता है N अपॉन ई, तो N बराबर क्या आ गया Q अपॉन ई, मतलब Q गुणा 1 बटे में E। अब Q का मान कितना है 25, 1 बटे में E का मान अभी पढ़ा था अपन ने, कितना पढ़ा था 6.25 गुणा 10 की घात 18। 1 बटे में E बराबर 6.25 गुणा 10 की घात 18। 25 को इससे गुणा कर दो, 25 से गुणा करेंगे 25 पंजे 125 की 5 हासिल की 12, 25 गुना 50 और 12 62 की 2 हासिल की 6, 25 का 150 और 6 156, 156.25 गुणा 10 की घात 18, 156.25 गुणा 10 की घात 18। अब जब अगर पॉइंट को इधर किसका आएंगे ना, तो 15.625 गुणा 10 हो जाएगा। ये पॉइंट इधर किसका आने का मतलब है 10 बच गया गुणा में, इसको वापस गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ना
15.625 गुणा करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा ना, वापस करके देख लीजिए आप लोग। तो इसको मैंने ये लिखा है और गुणा क्या है 10 की घात 18। अब 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15.625 गुणा 10 की घात 19। इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। अगर पॉइंट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ तो घात बढ़ जाएगी। पॉइंट को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ध्यान रखना ये जो चीजें बता रहा हूँ ना मैं, पॉइंट को इधर किसका आएंगे अपन, इधर किसका आएंगे तो क्या होगा, घात बढ़ जाएगी। क्लियर, समझ में आया? जैसे ये है, अगर ऐसा होता 156.25 गुणा 10 की घात -18, पॉइंट को किसका आ रहा हूं 15.625, तो अब क्या होगा, यहां पे 10 की घात कितनी रहेगी, क्या 10 की घात -19 होगा या 15.625 गुणा 10 की घात -17 होगा? इन दोनों में से कौन सा होगा? फटाफट कमेंट में आंसर कीजिए, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, आंसर कीजिए फटाफट। मैंने ये कहा था कि पॉइंट अगर इधर से इधर खिसकेगा, पॉइंट अगर इधर से इधर खिसकेगा तो घात बढ़ जाएगी। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा आंसर या ये फिर ये वाला होगा? ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा? फटाफट सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा? कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, पॉइंट अगर इधर से इधर खिसकता है तो घात बढ़ जाएगी, तो घात बढ़ जाएगी, तो ये वाला आंसर होगा। क्योंकि ये वाला आंसर, ये बड़ी संख्या कौन सी इनमें से, ये है बड़ी संख्या इन सेंस 0 -1, इधर आके ये आते जाएगा इधर, या -17 -18 -19, तो संख्या इधर जाने पे बढ़ती है, तो ये बड़ी है, फिर ये सबसे छोटी है, फिर ये सबसे छोटी है। ठीक है, तो -17 हो जाएगी। कैसे होगी वो भी देख सकते हैं। अभी जैसे मैंने पहले किया था, इसको लिख दिया 15.625 गुणा 10 और गुणा 10 की घात -18, तो ये हो गया 15.625 गुणा 10 की घात -18, और ये क्या है 1, तो प्लस का 1, तो क्या आ गया गुणा 10 की घात -17। 15.625 गुणा 10 की घात -17। क्लियर? तो जब पॉइंट इधर से उठ के इधर आएगा ना तो घात बढ़ जाएगी। समझ में आ गया होगा सभी विद्यार्थियों के? अब जब मैंने जब ये कॉन्सेप्ट आ गया, थोड़ा सा इसी का पढ़ लेते हैं। 17.275 गुणा 10 की घात -18। अब मैंने ये बताया कि जब पॉइंट इधर आएगा 1.7275 गुणा 10 की घात, क्या घात बढ़ जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -17 हो जाएगा, ये इसके बराबर है। क्लियर होगा? जब पॉइंट उधर जाएगा ये हो जाएगा 172.75 गुणा, अब क्या हो जाएगा, घात कम हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक है, जब पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, जब पॉइंट यहां से इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो घात क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, 17.275 गुणा 10 की घात -18, पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होगा, इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो घात घट जाएगी, इधर की तरफ शिफ्ट होगा तो घात बढ़ जाएगी। ये आप लोग याद रखें, बढ़ जाएगी घात और घात घट जाएगी। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल्स में, तो आप लोग इस चीज को याद ही कर लें। ठीक है, 5 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, 5 एंगस्ट्रम लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 5 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, 5 गुणा 10 की घात -10। ठीक है, अब इस घात को बढ़ाना है, इस घात को बढ़ाना है, मतलब करना है 10 की घात -9 करना है, -10 मीटर। ठीक है, इसको -9 करना है तो क्या करें, कॉन्सेप्ट आपके पास में ये है, 10 की घात -10 को 10 की घात -9 करना था, 10 की घात -10 को 10 की घात -9 करना था। अब क्या करें, इसमें पॉइंट कहाँ लगाएं, इसमें पॉइंट कहाँ लगेगा, बढ़ रही है, ये कम है, ये ज्यादा है, बढ़ रही है तो पॉइंट इधर की तरफ खिसकेगा, मतलब यहाँ पे 5 को आप लिख सकते हो 5.0, 5 को लिख सकते हैं 5.0, 5 को लिख दिया 5.0, 5.0 लिख दिया।
एक ही बात है, 5 और 5.0। अब घात बढ़ रही है तो पॉइंट इधर किसकेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। इधर आ गया ना पॉइंट, इधर पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगाने के लिए 0 लगा दिया तो 0.5 गुणा 10 की घात -9 आ गया। ये 5 एंगस्ट्रम था और ये 0.5 और 10 की घात माइनस का मतलब होता है नैनो, स्मॉल है नैनो मीटर। एंगस्ट्रम के साथ मीटर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंगस्ट्रम का मतलब ही क्या होता है 10 की घात -10 मीटर, जबकि 10 की घात -9 का मतलब क्या होता है नैनो होता है। मीटर है तो मीटर लग जाएगा आगे। नैनो का N फॉर नैनो, नैनो कार, नैनो टेक्नोलॉजी, 10 की घात -9। 10 की घात -9 का मतलब क्या होता है नैनो। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। 10 की घात -3 एम्पियर का मतलब होता है मिली एम्पियर। क्या होता है मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। 10 की घात -6 एम्पियर का मतलब होता है इस प्रकार से माइक्रो एम्पियर। ये माइक्रो लिखा हुआ है, माइक्रो क्या बन गया 10 की घात -6 एम्पियर का मतलब होता है माइक्रो एम्पियर और 10 की घात -9 एम्पियर का मतलब होता है नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर। 10 की घात -9 एम्पियर का मतलब क्या होता है नैनो एम्पियर 10। ठीक है, अब 10 की घात -3 का मतलब क्या है मिली। ओनली 10 की घात -3 है, इसका मतलब है स्मॉल m यानी मिली। ठीक है, 10 की घात -3 का मतलब है मिली, और 10 की घात -3 एम्पियर आ गया तो मिली एम्पियर। -6 का मतलब माइक्रो, -9 का मतलब नैनो। क्लियर? तो ये जैसे ये आ गया 5 मिली एम्पियर, इसका मतलब क्या है 5 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर। ठीक है, इसको लिखते हैं 5 गुणा 10 की घात -3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब मेरे को अगर इसकी 10 की घात -3 की जगह 10 की घात -2 करना है तो फिर मैं क्या करूं, घात बढ़ रही है ना, घात बढ़ रही है, बढ़ रही है इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा इधर की तरफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.5 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। फिर अगर मैं इसको 10 की घात -1 ही करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, पॉइंट और आ जाएगा, इधर पॉइंट और आ जाएगा 0.05 गुणा 10 की घात -1 आ जाएगा। फिर मैं इसको और कम करना चाहूं तो फिर क्या आ जाएगा 0.005। अब 10 की घात -1 की जगह क्या आ जाएगा 10 की घात 0, और इसका मतलब क्या होता है 1, तो 0.005 ये आ गया 0.005 एम्पियर। 10 की घात -3 एम्पियर का मतलब ये आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन है ना संख्याओं का, घातों का ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे माइक्रो एम्पियर उसको लिखते हैं अपन 55 माइक्रो एम्पियर है, इसका मतलब क्या है 55 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। ये 55 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। 55 माइक्रो एम्पियर में कितने मिली एम्पियर होते हैं उसमें कन्वर्ट करना है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, यहां करना है मेरे को 10 की घात -3 करना है ना। पहले थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले -5 कर लिया, घात बढ़ रही है, बढ़ रही है ना, -6 से -5 बढ़ा है, -6 इधर आएगा, फिर -5, फिर -4, फिर -3, बढ़ रही है ना घात, बढ़ रही है तो पॉइंट इधर आएगा। अब ये 55.0 था, इसका मतलब ये कहाँ आ जाएगा पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 5.5 गुणा ये आ जाएगा 10 की घात -5। फिर अगर मेरे को 10 की घात -4 करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, पॉइंट और इधर आ जाएगा 0.55 गुणा 10 की घात -4 आ जाएगा। फिर मेरे को पॉइंट और इसका है तो 0.055 गुणा 10 की घात -4 सॉरी, अब तो -4 नहीं आएगा, अब तो -3 आ जाएगा, मतलब ये 0.055 मिली एम्पियर। 55 माइक्रो एम्पियर का मतलब क्या हो गया 0.055 मिली एम्पियर। ये न्यूमेरिकल्स का कॉन्सेप्ट है,
टिपिकल लग रहा होगा आप लोगों को, या क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, क्योंकि टिपिकल लगने की दो वजह हैं। एक वजह तो ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है कि आपने अपना माइंड सेट कर रहा है कि न्यूमेरिकल्स मेरे को नहीं आएंगे, ये तो मैथमेटिक्स वालों का काम है। दूसरी वजह ये है कि जब आपने माइंड सेट ऐसा कर रखा है तो आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ध्यान से देख ही नहीं रहे, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, इसलिए नहीं आ रहे। वरना बहुत अच्छे तरीके से बायोलॉजी वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं, और वो न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तभी उनका नीट में सिलेक्शन होता है। अन्यथा तो न्यूमेरिकल्स की ना जिसकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग रहेगी उन्हीं विद्यार्थियों का नीट में सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे बायोलॉजी के विद्यार्थी ऐसे हैं जो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो जो है ना अपने मेंटल माइंड को इस तरह से सेट नहीं करते कि मैं तो बायोलॉजी का हूँ, मेरे को न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगी, मेरे को तो कैलकुलेशन नहीं आती, मेरे को तो फॉर्मूले ही नहीं आते, मेरे को तो अवकलन समाकलन नहीं आता, मेरे को तो गुणा भाग करना ही नहीं आता, मैं कैसे कर पाऊंगा, न्यूमेरिकल आते ही बिना पढ़े छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को खुद को पढ़ना है न्यूमेरिकल्स को और ध्यान से उनको सोल्व करना है। कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को रीच करवाऊंगा, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, लेकिन कोशिश रहेगी कि जितनी ज़्यादा मैं आपको ऑनलाइन क्लासें, क्योंकि ये जो इतना डिटेल से कॉन्सेप्ट है, अभी सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा है अपन ने, विद्युत धारा की परिभाषा, तो ऑफलाइन क्लास में 2 मिनट की थी, उसके बाद में अगला टॉपिक चलने वाला था। लेकिन यहाँ पे एक पूरी आधे घंटे की क्लास है ना, इसी विद्युत धारा भी चल रही है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना मैं आपको ऑनलाइन डिलीवर करते जाऊँगा, कि आप लोग इसको देखो और समझो। इतने क्वेश्चंस मैंने कभी नहीं करवाए ये किसी भी ऑफलाइन क्लास में, और ना ही मैं करवाता हूँ। और शायद जब मैं आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा रहा होता अभी भी इस बैच को भी, तो भी मैं इतना डिटेल में नहीं जाता। ऑनलाइन क्लास है, एडिशनल क्लास है, सीखने की क्लास है, उसको आप सीखिए। सीखने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब एक और क्वेश्चन, 1-2 कॉन्सेप्ट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए अपना। आई बराबर है 500 माइक्रो एम्पियर। आई बराबर क्या है? 500 माइक्रो एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है, इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करना है। क्या रहेगा? ऑप्शन ए 5 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 0.5 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 0.05 मिली एम्पियर, डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट करिए और आंसर दीजिए ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या रहेगा, ए बी सी डी इनमें से क्या रहेगा। देखिए फटाफट। चलो, जिन लोगों ने आंसर दिया बहुत अच्छा, उनको शाबाश, करते रहिए ऐसे ही। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। जिनका आंसर करेक्ट है वो खुद से अपनी पीठ थपथपा लेना कि हाँ मेरा गुड है। 500 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6। कितनी करनी है यहाँ पे? 10 की घात -3। -3 करनी है तो ये क्या हो जाएगा? 500 का मतलब 500.0 आ गया ना। 500 माइक्रो एम्पियर का मतलब 500.0 आ गया। पॉइंट जो है ना वो घात बढ़ रही है, जब घात बढ़ती है तो इधर की सकता है पॉइंट। 10 की घात -6 से -3 बढ़ा है, -6 से -3 बढ़ा है, ठीक है ना। पहले तो ये पता होना चाहिए कि -6 बढ़ा है कि -3 बढ़ा है। बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है घात, बढ़ रही है तो पॉइंट इधर किसकेगा। अब 3 घात बढ़ रही है तो 3 स्थान किसक जाएगा, यहां से 1 2 3 यहां आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.5 मिली एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा बी। जिन्होंने आंसर बी दिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऑप्शन आपको ये करने भी आने चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
75.25 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर, तो क्या हो जाएगा, 3 स्थान किसी जाएगा इधर, 0.075 3 हो जाएगा 25 मिली एम्पियर। ठीक है, अब यही 75.25 माइक्रो एम्पियर को नैनो एम्पियर में बदलना है, मतलब ये है 75.25 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर है, इसको 10 की घात -9 एम्पियर इसमें बदलना है। -9 का मतलब घट रही है तो पॉइंट इधर किसकेगा, इधर कितने स्थान किसकेगा, 3 स्थान, तो 1 और 2 तो ये रहा, 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, अब फिर एक और है तो फिर 0 लगा देंगे, ये लगा देंगे 0। अब ये आ जाएगा 75,250 नैनो एम्पियर। 3 स्थान किसने का मतलब ये यहाँ से आया 1 स्थान, फिर 2 स्थान, अब तीसरा स्थान नहीं है तो 0 लगा के 1 स्थान और बना लिया। ठीक है, तो 75,250 नैनो एम्पियर ये आ गया। जब माइक्रो एम्पियर को नैनो एम्पियर में कन्वर्ट किया तो यह आ गया। तो इस प्रकार से माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर और नैनो एम्पियर में कन्वर्ट करने का तात्पर्य ये था कि घात बढ़ती है तब क्या होता है, पॉइंट किधर खिसकता है, घात घटती है तब पॉइंट किधर खिसकता है, ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना था। घात घटने वाली एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं अपन। 75 माइक्रो एम्पियर को नैनो एम्पियर में बदलना है। 75 गुणा 10 की घात -6, तो इसको 75 गुणा ये 10 की घात -9 अब ये 75.0 था तो पॉइंट 3 स्थान जाएगा, 3 स्थान के लिए कुछ है, संख्या तो है नहीं, इसको 75.000 गुणा 10 की घात -6 लिख लूँ क्या मैं, 75.0 की तो कितने लगा दूं भाई, 75.0 एक ही बात है, 75 तो रहेगा नहीं। अब ये -6 की जगह आना चाहिए -9 आना चाहिए, मतलब घात क्या हो रही है, घट रही है, घात घट रही है तो पॉइंट इधर खिसकेगा, पॉइंट खिसक के 3 स्थान आगे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 75,000.0, तो 75,000 नैनो एम्पियर। 75 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 75,000 नैनो एम्पियर। तो घात बढ़ने का घात घटने का कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्लियर, घात घटने का घात बढ़ने का जो कॉन्सेप्ट है सभी विद्यार्थियों का क्लियर हो चुका होगा कि किस प्रकार से घात घटती है और किस प्रकार से घात बढ़ती है। तो ये किस क्वेश्चन के इस वीडियो में नोट्स तो कुछ विशेष थे नहीं, एक ही टॉपिक था, लेकिन ये जो क्वेश्चंस करें ना वो क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से कर लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें, तो आगे किसी भी सवाल में आपको घात घटने का घात बढ़ने का पॉइंट इधर खिसकने का पॉइंट उधर खिसकने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, कभी आपको दिक्कत आए ही नहीं, कभी आपको कन्फ्यूजन हो ही नहीं। ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना तब आपके दिमाग में स्थायी हो पाएगा और तब आप फिर कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आगे अपना अगले वाली क्लास में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।